जी, देखें मैम नादिया, 2 चीज़ें हैं हमारे सिस्टम के अंदर। ये बड़ी एक अजीबो-गरीब बात है कि आप देखें कि सबसे पहले तो ये कि अगर हम बुनियादी तौर पे इस पे जाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि आर्मी चीफ वाहिद एक हमारे यहाँ एक ओहदा है, और ये वाहिद एक इदारा है, जिसमें मेजर जनरल तक तो सारे आपके बोर्ड्स हैं, लेकिन मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल सिर्फ़ आर्मी चीफ ने आपकी फ़ाइल पे लिखना होता है कि रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। उसमें कोई राइट। बोर्ड इन्वॉल्व नहीं है, उनकी ज़ाती पसंद-नापसंद है, और एक क्लब है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल बनाया जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आर्मी चीफ की पावर कितनी होती है फौज के अंदर, कि आपका सबसे बड़ा ओहदा वो आपसे एक लाइन से ले सकते हैं, एक लाइन से दे सकते हैं, एक लाइन उनकी लिखी हुई आप हीरो हैं, एक लाइन आपकी लिखी हुई जीरो है। तो ये तो वो कॉलोनियल दौर की पावर्स हैं जो हमारी आर्मी के पास है, और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रिफॉर्म्स नहीं हुई, तो आर्मी चीफ विद इन आर्मी वायसराय है। बल्कि अब तो प्रैक्टिकल टर्म्स पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के सारे मामला घूम फिर के आर्मी चीफ ही तय कर रहा होता है। तो वो एक एक जो है डिफेक्टो उसका, उसको आप समझे कि वो बादशाह होता है पाकिस्तान का। तो जब ठीक है। फौज असाइनमेंट देती है एक मेजर जनरल को, तो मेजर जनरल उस वक्त आप देखेंगे जब नवाज शरीफ को हटाने की बात थी, उस वक्त के वजीर आजम को, तो जो आईएसआई के डीजी थे नवीद मुख्तार, जो रिलेटिव भी थे दूर दराज से मियां नवाज शरीफ के, उनको कहा गया था कि आप एक्सटर्नल के अफेयर देखेंगे, और इंटरनल के सारे अफेयर्स जो थे वो डीजीसी देख रहे थे। और अगर ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ था एक जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, डीजीआईएसआई जो थे, और जनरल फैज हमीद, तो आप ये देखें कि ये बात तो अब आ चुकी है कि उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने दी थी इमरान खान को, कि आपकी फैमिली जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के साथ उससे गिफ्ट वसूल कर रही है, और उसके साथ उनके मामलात हैं, तो आप इसको देखें। तो मेरी मालूमात के मुताबिक ये इंटरनल जितनी भी ये सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ये डीजीसी करता है। तो ओके। ये रिकॉर्डिंग डेफिनेटली डीजीसी के थ्रू जो है वो डीजीआईएसआई तक गई थी, और शायद उन्होंने कहीं मशवरा भी लिया हो, तो इन्होंने कहा था जी कि आप दें। और जब इमरान खान साहब को वो दी और उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं, और बाद में उन्होंने जब इनसे मुशावरत की, तो उन्होंने कहा देखिए आपकी फैमिली की जो है वो टेपिंग करवा रहा है जनरल आसिम मुनीर। तो फैज हमीद तो इतने बड़े सियासतदान हैं कि इन्होंने अपने इदारे के अंदर भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेली, अपने उफ। आर्मी चीफ बनने के लिए भी। मैं आगे यही कहना चाह रहा था कि जब देखें, आर्मी चीफ बनने के लिए फिर कुछ जर्नैलों को जो उस दौड़ में होते हैं, उन्हें अपनी लॉबिंग करनी पड़ती है सियासतदानों के साथ, और वो सिस्टम के अंदर उन्हें अपनी बिल्कुल। बनानी पड़ती है अपना एक वैक्यूम पैदा करने के लिए। तो आसिम मुनीर ये जो फैज हमीद साहब हैं, ये तो पूरा जोर इन्होंने, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जोर लगाने वाला जो बंदा था जो इस दौड़ में, वो जनरल फैज हमीद थे, जो पूरी लॉबिंग कर रहे थे पीटीआई के साथ। टोटल अगर ये इमरान खान वजीर आजम होते और नाम जाता, तो इसमें तो कोई राय नहीं थी कि उन्होंने फैज हमीद जो थे उनको ही आर्मी चीफ लगाना था, क्योंकि उन्होंने डीजीआईएसआई से हटाने पे भी बजिद थे कि इनको ना हटाया जाए, इस कदर इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। और ये कोई जी। ढकी छुपी बात नहीं है इनका वहां पे नहीं जाके नहीं। बनी गाला में मिलना और ये सारी चीजें। तो मेरा एक इसमें सिर्फ एक ही कंसर्न था, आपके सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है काफी हद तक आ गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने बतौर कौम आगे जाना है, तो हम्म। हमें आज के डीजीसी और आज के डीजीआईएसआई को भी सियासत से दूर रखना चाहिए। अगर हम कल के किसी डीजीसी के, कल के किसी डीजीआईएसआई को कहते हैं कि आप सियासत में मुलवस रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आप ये कुछ कर रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम आज के डीजीसी को, आज के डीजीआईएसआई को भी ये कहें कि वो भी गैर सियासी हों, वो भी किसी जमात को तोड़ने में, किसी जमात की सीटें पूरी कराने में, किसी की 2/3 कराने में अपना उनका अगर कोई रोल है, तो ये वही क्राइम है जिसका चार्ज आज फैज हमीद के ऊपर लगाया जा रहा है। हम्म। से जो इतनी बड़ी खबर, क्योंकि कम से कम जब से मैंने सहाफत का आगाज किया, मैंने नहीं सुना कि इतने बड़े रैंक के ऑफिसर को इस तरह से तहवील में लिया गया हो और एहतसाब हुआ हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आसिफ बशीर चौधरी साहब कान हो गए हैं सबको, मेरे ख्याल से हाजिर और माजी सबको हो गए हैं। इजाज अहमद साहब, शायद हमारी ख्वाहिश हो सकती है। इजाज अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो 52 अफसरान का जिक्र आज अफसार आलम साहब ने भी किया है, ज़ाहिर एक फर्द वाहिद तो है मुलव्वस, जैसे कि आसिफ बशीर चौधरी साहब ने उनके आर्मी चीफ बनने का जिक्र किया। वो तो कल ख्वाजा रहे थे कि वो चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी उनको किसी ना किसी तरह आउट ऑफ द बॉक्स उनके लिए कुछ ना कुछ। वो तो आप खैर सब बता रहे हैं कि फैज हमीद इनके साथ भी ही वाज प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स। लेकिन ये 52 अफसरान कौन है? कुछ आपके पास कोई खबरें हो इसके हवाले से? और एक नॉन उनका भी जिक्र किया अफसार आलम साहब ने कि एक नॉन सिविलियन पर्सन भी अरेस्ट हुआ है, जो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेगा कि उसे सब पता था, और या फिर वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैज हमीद पे डाल देंगे। ये उनका कहना है।
जो मेरी इतलात है वो मैं गोशेगुजार भी कर देता हूँ। एक तो मेरी इतला ये है कि जब फैज को गिरफ्तारी से पहले रावलपिंडी में एक इम्पॉर्टेंट जगह पर बुलाया गया था, दैट वाज नॉट जीएचक्यू, जीएचक्यू में नहीं, किसी और जगह बुलाया गया, और एक और रेलेवेंट बड़ी शख्सियत जो है वो उससे उनको आगाह कर दिया कि ये आपके खिलाफ चार्जशीट है एंड डोंट मूव आउट ऑफ द कैंटोनमेंट, ये उनको बता दिया गया था। अच्छा, फिर जब उनको बता दिया गया तो उसके कुछ घंटों के बाद मेरी इतला के मुताबिक जो उनका रावलपिंडी चकलाला का घर है, वहां से उनको अरेस्ट कर लिया गया था। 8 अगस्त मेरी इतला के मुताबिक है। हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन मेरी इतला 8 अगस्त की है कि उनको 8 अगस्त को तहवील में ले लिया गया था। मैंने इस दरमियान में, मैं थोड़ी बहुत शरारतें करता रहता हूँ अपनी बीट में, तो मैंने कुछ दोस्तों को ये मैसेज किया कि भाईजान वो कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने वो एक इंक्वायरी आप लोगों ने कायम की थी, जी मैंने उनसे अपने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम की थी, उसका क्या बना? तो उन्होंने कहा कि चंद दिन ठहर जाइए, बड़ी खबर आ सकती है। अब मेरी जो मुझे ये लगता है, मैं चूंकि वो जर्नलिस्ट तो नेक्सस देखते हैं ना, कनेक्शन देखते हैं चीजों का। कल दिन में इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने एक बार फिर ये इल्जाम दोहराया कि जनाब वो जो धांधली हो रही थी तो आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो धांधली करने वालों के साथ थे। और फिर उन्होंने कहा कि हम तहरीक चला रहे हैं और तैयार रहे तहरीक के लिए। और मेरा ये जाती ख्याल है, क्योंकि नॉर्मली हमें चीजें पता चल भी जाती है एक दिन पहले कि ये हो रहा है, होने वाला है, आज होना है, कल होना है, तो फौरी तौर पर फिर ये फैसला किया गया कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी की खबर जारी की जाए, क्योंकि इससे पहले कि यानी इमरान खान आप ये कह रहे हैं इजाज साहब कि जो इमरान खान साहब और उनकी जमात बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसका जिक्र कर रहे थे, और एक ये फीलिंग आ रही थी कि शायद जिस तरह से उन्होंने कहा स्ट्रीट एजुटेशन की वो कॉल देंगे, इसको रोकने के लिए इसको फौरी तौर पर ऐलान किया, जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान का स्टेटमेंट आपको पता है, यूथ जो है हमारी वो इमरान खान के पीछे बड़ी हद तक पागल भी है। अच्छा, फिर खाली ये इतला नहीं है कि खाली इमरान खान का स्टेटमेंट इशू नहीं था। मेरी इतलात के मुताबिक जिब्रान इलियास जो है वो बहुत सारी चीजें प्लान कर चुके थे। अच्छा। और मेरी ये भी है कि 3 पॉलिटिशियंस हैं जिनमें से एक जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द थे, वो पॉलिटिशियन, जिनमें से एक ने बहुत सारी तफसीलात बताई। फिर इनकी डिजिटल मीडिया या वो जो सोशल मीडिया हैंडल करने वाली टीम है, उसके 2-3 लोग पकड़े गए हैं, उनमें से किसी एक ने कुछ चीजें बताई। तो ये एक तो ये, और वो सिविलियन जो है वो मेरे जाती इत्तला के मुताबिक वो कोई पर्सनल कनेक्शन है बिटवीन इमरान एंड जनरल फैज। जहां तक जनरल फैज का मामला, ये जो आसिफ बशीर बात कर रहे थे कि जब एक तो खैर जनरल हमीद गुल भी इसी तरह के एक अफसानवी किरदार बन गए थे जब वो DGI हुआ करते थे, तो फिर आपको पता है कैसी कैसी कहानियां हमें पेश की जाती हैं। मेजर आमिर के बारे में भी ऐसी कहानियां हमें सुनाई गई। लेकिन जनरल फैज का ये कोई गैर मामूली बात नहीं है कि एक आदमी जो एक छोटे से गांव से उठता है, फौज में जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर पहुंचता है, फिर वो जो ऑल पावरफुल DGI बन जाता है, वो ये सोचने लगे कि अच्छा मैं इमरान खान को चला रहा हूँ, मैं फलां को चला रहा हूँ, तो फिर मैं खुद क्यों नहीं ये कर सकता। एक खास पैरानॉय का वो शिकार हो गए थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनके करीब के हल्कों ने ये बात मुझे बहुत पहले भी बताई थी, और मैंने यहाँ अपने 2-3 दोस्त एंकर्स को भी ये बात बताई कि जनरल फैज जो है वो इस स्टेट ऑफ माइंड का शिकार हो चुके हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं हामिद मीर की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि मास्टरमाइंड प्योरली वो जनरल फैज थे। जनरल फैज मददगार हो सकते हैं, जनरल फैज ने राय दी होगी, लेकिन मास्टरमाइंड कोई और है। मास्टरमाइंड जो 9 मई का वो कोई और है। ये मैं अपनी कुछ इत्तलात समझने, कुछ मेरा एनालिसिस समझने, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। और मैं भी इमरान खान ने ये जिम्मेदारी कबूल की है। एक बात मैं आपको एक और बता दूं नादिया, वो वेरी क्विकली जमाने में इमरान खान जी, इमरान खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग की, उनके एक दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि क्या रहा। वो क्लोज डोर मीटिंग थी एक, उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा बेवकूफ आदमी है इमरान खान के बारे में, इसको तो कुछ पता ही नहीं। उसने कहा ये ख्याल है तुम्हारा। उसने कहा कि सारी पार्टी जो है ना वो बहुत कुछ कह रही होती है। इवन के उस वक्त उसने जनरल फैज का भी नाम लिया कि वो भी बहुत सारी चीजें जब बताते हैं तो इमरान खान कहते हैं कि अच्छा सबकी वो सुनते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि आप यूं करें तो ये जवाब आएगा। तो उनका ये कहना था कि इमरान खान इस मामले में पॉलिटिकली बहुत शिरूड हो गए हैं, और इसीलिए मुझे ये लगता है कि जो 9 मई की प्लानिंग है वो कहीं और से इमरान खान के ज़हन में इन्फ्लिक्ट की गई, और फिर उसको उन्होंने प्रॉपरली प्लान किया।
और वो 9 मई जो एहतजाज से कहीं आगे की बात थी, वो तो सबने कह भी दिया कि बगावत का मामला था। कल भी मैंने लोगों से बात की, तो ये मामला जो है ये इसी तरह है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, इनके क्लोज टीम में 2-4 ब्रिगेडियर हैं मेरी इत्तला के मुताबिक। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी एक मरतबा ये कहा था कि 86 लोग मार्क हुए थे, 9 मई के हवाले से भी और वो जो जनरल फैज के हवाले से भी। ये वो लोग हैं 86 जो कहीं ना कहीं जनरल फैज के कनेक्शन में रहे थे। उनमें से जो क्लोज तरीन लोग थे उनको, उसमें से कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, जूनियर ऑफिसर्स हैं, वो सारे मिल मिलाकर उनमें से एक साहब ने कहीं, नवाज शरीफ साहब ने भी एक उनके बारे में इंकशाफ किया था गुजरावाला के जलसे में कि वो मरियम को स्मैश करने की धमकियां दी जा रही हैं। तो वो उन साहब ने तो शायद माफी मांगी थी, लेकिन उनकी कोर टीम में जो लोग थे वो लोग उनमें शामिल हैं। एक आध नाम लोग ले रहे हैं, लेकिन मैं अभी उसको ले नहीं सकता अपने, क्योंकि मैं बीट भी करता हूँ जिम्मेदार। तो ये आखिरी 2-3 मिनट रह गए हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब, बस अब ये बताइए कि जन होगा क्या, ये बताएं आप। जी, मैं इसके ऊपर तो जाहिर है कि ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या होगा, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। जो अभी आप बात कर रही थी कि क्या जनरल फैज हमीद मास्टरमाइंड हैं इस सारे मामलात का जो पीटीआई करती है। तो देखिए, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था और उसके बाद जरूरत हुई थी कि एक तीसरी ताकत को, पॉलिटिकल ताकत को इन किया जाए, और फिर एक किताब लिखी गई जो शुजा पाशा साहब और जहीरुल इस्लाम साहब और ये जो सारे लोग हैं, तो ये आप देखें कि जिस तरीके से फौज के अंदर से स्पोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप देख लें, तो मैं जब इस सारे मामले का अहाता करता हूं तो मैं देखता हूं कि एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन जो है उसको मैं एक थिंक टैंक मानता हूं इस सारे मामले का, जो पीछे से इन चीजों को हिलाता है। और आप देखें कि उनमें से भी बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई हुई है, बहुत सारे लोगों की पेंशन बंद हुई है, उसके बावजूद उनमें से बहुत सारे लोग बात करते हैं अभी तक। तो लेकिन जनरल फैज हमीद पसे पर्दा लोगों में सबसे मोतबर और सबसे बड़ा नाम, या अगर आप उसे कहें कि उस पीटीआई की थिंक टैंक का फेस थे, तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप उन्हें मास्टरमाइंड के बजाय फेस कह दें तो मैं एग्री करूंगा कि वो फेस थे जो पीटीआई के जो थिंक टैंक्स और जो चीजें पीछे से मूव हो रही थी, क्योंकि बतौर इदारा एक चीज को लाया गया था, लॉन्च किया गया था, एक गुब्बारे में हवा भरी गई थी, 5th जनरेशन वारफेयर के उसके तहत सारी यूथ नई ओपनिंग्स हो रही थी सोशल मीडिया की, वो एक बयानिया दिया गया कौम को कि बाकी सब चोर हैं, एक बंदा सही है। तो वो सारा काम बतौर एक इदारा हुआ था, और उसमें जो रिटायर्ड लोग हैं या इस दौरान जो रिटायर्ड हुए हैं ऑफिसर्स, वो सारे उनको मैं एक मास्टरमाइंड कहूंगा, और उनका फेस फैज हमीद थे। और बाकी जहां तक बात है कि फौज के अंदर से उन्हें मालूमात आ रही थी, तो बिल्कुल आ रही थी। मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरी ये मालूमात है कि जनरल फैज हमीद को एग्जैक्टली ये पता चल गया था कि मेरे बाहर जाने पे पाबंदी लगाई जा रही है, और उन्होंने इस सिलसिले में DGFIA से और DG पासपोर्ट से मुलाकातें की और उनसे कहा कि मेरा नाम ECL में या ब्लैक लिस्ट में डाला गया, तो ये चेक करें। तो वो खुद जाके मिले और ये चेक किया। उनको जो है ये बातें पता चल रही थी कि वो रडार पे हैं इदारों के, ताहम उन्होंने वो राब्ते खत्म नहीं किए, अपने वो सारे लिंक्स खत्म नहीं किए, वो शायद गैर मोहतात थे या वो खुद को महफूज समझ रहे थे। ताहम अब उनके खिलाफ काफी सारा मटेरियल है, और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि मैं टॉक शॉक में एजाज से कहता था कि जनरल फैज हमीद के साथ कुछ होगा, तो मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहूंगा कि इनके खिलाफ काफी सीरियस नौयत की कार्रवाई होगी। मेरी ये राय है। मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ जो हालात वाकयात हैं, अगर बाकी हालात बदस्तूर कायम रहे, जिस तरह मईशत में वो कहा जाता है ना मुआशियात में कि दीगर हालात बदस्तूर कायम रहे, अगर आपकी पॉलिटिकल और अस्करी लीडरशिप यही रही और ये ट्रायल हुआ, तो इसमें डेफिनेटली उनको अच्छी खासी प्लेंटी होनी है, जो कैद की कुछ सजाएं भी हो सकती हैं, मॉनिटरी भी हो सकती हैं, और ये काफी एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश भी इसमें की जा सकती है। एजाज साहब, लास्ट 40 सेकेंड्स, आप क्या देख रहे होता? जी, अगर कार्रवाई ना होनी होती और कुछ संजीदा कार्रवाई ना होनी होती तो जनरल फैज को तहवील में ना लिया जाता। मेरी ये बहुत कंसीडर्ड ओपिनियन है गुज़िश्ता रोज से, क्योंकि मैंने देखा है माजी में भी कई लोगों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयां हो रही होती हैं, लेकिन उनको जो है ना वो तहवील में नहीं लिया जाता। इनको एक तो तहवील में लिया गया था, दूसरा इनको 6-7 महीने पहले या किसी जगह जाना चाहते थे तो इनको मैसेज दे दिया गया था कि आप यहाँ से वहां नहीं जा सकते, आप अपने जिस जगह पर मौजूद है वहीं पर रहिए। तो ये मेरी राय में बिल्कुल लाजमन कुछ ना कुछ होगा,
और मैं जाती तौर पर मैं अपनी जो मेरी छोटी सी मतलब भाई यूं समझिए कि थोड़ी सी एक्सेस है, उसकी बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि इनको सजा भी होगी। एक तो वो जो वो जो कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल भी किसी वक्त अगर आप चाहें तो वो बाद आधा बताया जा सकता है कि कोर्ट मार्शल कितना जो है वो संगीन मामला होता है। हम ये समझते हैं कि खाली वो बस ये बैजेस ले लेने, लेकिन वो होगा। दूसरा ये है कि अगर जनरल फैज हमीद का डिबैकल हुआ तो उसमें जहां इमरान खान का बड़ा हाथ है, 70% यूं समझिए कि इमरान खान का हाथ है, लेकिन 30% हाथ उनके उस छोटे भाई का है जो किसी जमाने में एक बहुत पावरफुल पटवारी हुआ करते थे। मैं छोटी सी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा इजाज भाई को। मैं कैंट एरिया में पैदा तो जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं कैंट से मूव भी हो गया और मैंने जर्नलिज्म में सिर्फ डेली नेशन के अलावा मैंने कभी ISPR की बीट भी कवर नहीं की, और वो भी बल्कि मुझसे वापस ले ली गई थी बीट। इसलिए उन हवाओं में डाल दिया है। बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सही बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब आपका, और इजाज साहब आपका। लेट्स सी आपकी प्रेडिक्शंस और जो असेसमेंट है आपकी हालात और वाकयात पर मबनी, उसी तरह से कुछ होगा या नहीं। लेकिन बहरहाल इस गिरफ्तारी से ये जरूर साबित होता है कि जो हम कहा करते थे हर मर्तबा अपने शोज में कि मुकद्दस गायें जो हैं वो इस मुल्क में बहुत एग्जिस्ट करती हैं, कम से कम एक को तहवील में लिए जाने के बाद जरूर कह सकते हैं कि शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें जाहिर है गाए बगाए है, हम ये भी याद दिलाते रहेंगे, हमारे मेहमान भी याद दिलाते रहे हैं कि जनरल फैज के जमाने में क्या कुछ नहीं हुआ। आसिफ बशीर चौधरी साहब ने तो अभी थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन बहुत कुछ हुआ था, इस पर भी जरूर रोशनी डालेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।